हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक संख्या 9 जो आपको 23 अक्टूबर 2020 को करनी थी। और दशहरा अवकाश के कारण बेटा यही वर्कशीट अब आपको दोबारा नए लिंक से सभी 8वीं कक्षा के बच्चों को 27/10/2020 को करनी है। सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। देखिए, आज की जो वर्कशीट है वो आज की वर्कशीट का विषय है नाइट्रोजन साइकिल। तो देखिए, नाइट्रोजन जो चक्र है वो किस तरह से काम करता है और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक विटामिन के यौगिक का अहम मुख्य अवयव है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधा नहीं उपयोग कर सकते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा ही नाइट्रोजन मिलती है। तो बेटा, हमारी जो हवा है, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। हमने पढ़ा है कि 21% ऑक्सीजन है। अब ये हम सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में मिलने वाला पोषक प्रोटीन, पादपों में यानी कि पौधों में क्लोरोफिल या न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, ये सभी के यौगिक जो बनते हैं उसमें भी नाइट्रोजन का एक अहम मुख्य अवयव ये होता है। नाइट्रोजन उसमें मिलता है और उस नाइट्रोजन को लेकिन हम सीधा हवा से लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हवा से लेकर इस्तेमाल नहीं कर सकते इसीलिए उसका स्थिरीकरण होता है। और उसका स्थिरीकरण पौधों को स्थिरीकरण के द्वारा ही पौधे इस्तेमाल करते हैं और पौधों के इस्तेमाल करने के बाद वो हम जीवों को मिलता है। और ये स्थिरीकरण होता कैसे है? देखिए, ये स्थिरीकरण है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना। जो वायुमंडल में, जो हवा में हमारे आसपास नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना और जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर पाते हैं यानी कि एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। उसको स्थिर कर दिया जाता है। गैस तो उड़ जाएगी ना, वो गैस को हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन ये क्या है? देखिए, ये राइजोबियम है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये पौधों की जड़ों में होता है और ये जो हवा में नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है। तो आप देखिए, फलीदार पौधे, जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में मिलता है राइजोबियम। तो फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। नाइट्रोजन के, जो हमारी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। और दूसरा है, कभी कभी बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। जो बिजली कड़कती है आसमान में तो उससे भी जो हमारी वायु की नाइट्रोजन है वो बदल कर उसका स्थिरीकरण हो जाता है। आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो देखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल, जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, या फिर मिट्टी में जो जीवाणु है वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। यह नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं और ये जो नाइट्रोजन के यौगिक है ये कहाँ चले जाते हैं? ये मिट्टी अवशोषित कर लेती है। और मिट्टी द्वारा कौन लेता है? पौधे ले लेते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं, वहाँ उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। जब हम जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन और अन्य यौगिक हमारे जीवों तक पहुँच जाते हैं पौधों की उन चीज़ों को खाने से। अब पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद, अब पौधे और जंतु जब मर जाते हैं तो वो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक क्या करते हैं? उसको अपशिष्ट में बदलते हैं। तो इनमें उपस्थित जो नाइट्रोजन होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिक में बदल जाते हैं, जो पौधों द्वारा फिर उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि फिर से वो पौधे उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। अब अवशोषित करने लायक हो जाता है वो। उसके बाद देखिए, कुछ विशेष जीवाणु, कुछ ऐसे विशेष जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन यौगिक को, जो
नाइट्रोजन गैस में वापस वायुमंडल बदल देते हैं और वो वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये देखिए बेटा, ये है हमारा ब्लू ग्रीन शैवाल। ये मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है, ये ऐसे दिखाई देते हैं, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। हम इसको माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में जब देखेंगे तो ऐसे दिखते हैं। ये नीले हरे शैवाल हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो ये जो नाइट्रोजन चक्र है इसमें क्या बताया गया है, देखो वायुमंडल की जो बेटा नाइट्रोजन है वो जब बिजली कण की तड़ित द्वारा यानी कि बिजली द्वारा स्थिरीकरण हो गया उसका, और वो मिट्टी में मिलने लायक यौगिक बन गए, या फिर वायुमंडल की जो नाइट्रोजन थी उसको राइजोबियम या नीले हरे शैवाल ने स्थिरीकरण करके यौगिक में बदल दिया और वो यौगिक मिट्टी में अवशोषित हो गए। मिट्टी द्वारा पौधों जड़ों से पौधों ने ले लिया, ये जड़ों द्वारा कहाँ चला गया, पौधों में चला गया। अब पौधों में फिर उसके बन गए यौगिक। जब जंतुओं ने उसे खाया तो जंतुओं को नाइट्रोजन मिला। उसके बाद जंतुओं के उत्सर्जन, जीवों की मृत्यु आदि के बाद जो अवशेष बचे थे, जो अवशिष्ट थे, उनसे नाइट्रोजन के यौगिक मिले और उन नाइट्रोजन के यौगिक को फिर से मिट्टी ने अवशोषित किया। मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन को कुछ जीवाणु वापस गैस में बदल देते हैं और वो गैस वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से ये जो नाइट्रोजन चक्र है, इसके कारण जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो लगभग स्थिर रहती है। अब देखिए हमें जो आज के प्रश्न करने हैं, सेम और मटर फलीदार पौधे। सेम और मटर कैसे है, फलीदार पौधे हैं, और इनमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है, इनमें जीवाणु पाया जाता है बेटा राइजोबियम। आपने यहाँ पे पढ़ा था, पहला प्रश्न का उत्तर है आपका राइजोबियम। सेम यानी कि फलीदार पौधों में कौन सा जीवाणु मिलता है, राइजोबियम। ये आपका है उत्तर नंबर 1, आंसर नंबर 1। इसके बाद देखिए बेटा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हमारा 2 विधियों द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर नंबर 2 है वो ये है। पहले आप बता दीजिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और फिर बता दीजिए इन 2 विधियों के द्वारा होता है। आप केवल ये भी लिख सकते हैं। तो पहली विधि है कि फलीदार पौधों में राइजोबियम नामक जीवाणु है, उससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दूसरा, बिजली के कड़कने से भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और पहले अगर आप ये बता देंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है तो आपको बाद में याद करने में बहुत आसानी होगी। उसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो बेटा उत्तर नंबर 3 क्या है कि सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। सभी प्राणियों के लिए प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन आदि बहुत ज़रूरी हैं, और इन सब के यौगिक बनाने में मुख्य अवयव क्या है, हमारा नाइट्रोजन है। इसीलिए ये सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो ये आपका है उत्तर नंबर 3। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उन्होंने आपको खुद ही बता दिया कि कैसे स्थिर रहती है। तो उत्तर क्या होगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र द्वारा स्थिर रहती है। तो यहाँ पे कैसे की जगह नाइट्रोजन चक्र द्वारा स्थिर रहती है। और उसके बाद आप ये वाला जो चक्र है इसको बना देंगे और समझा देंगे, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर संख्या 4। इसमें आपको ये पूरा बनाना है और इसको आप शब्दों में एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेटा इससे भी केवल अगर आप ये भी बना देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप देखिए बेटा, आज का जो हमारा कोविड संबंधी संदेश है वो क्या है, 2 गज या 6 फीट की शारीरिक दूरी का हमें पालन करना है, हमें मास्क का इस्तेमाल करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है और अपने आसपास साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। बेटा आप सभी बच्चे, जो वर्कशीट आई थी वो 23 की जो 23 अक्टूबर की थी, ये अब आपको 27 अक्टूबर को सेम वर्कशीट करनी है और 29 को नई वर्कशीट्स आएंगी।
अभी पिछली जो वर्कशीट थी वही आपकी वर्कशीट्स रिपीट हो रही हैं। और आपकी जो 24 तारीख की यानी कि शनिवार की वर्कशीट थी वो शनिवार 31 तारीख की है, वो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, मैंने चैनल पर डाल दी है। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जब आपको समय मिले, जब आप काम करना चाहें, वो प्रदूषण से संबंधित है, आप उसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उसकी तो कॉपी अलग ही होगी। जो हमारी बाकी जनरल वर्कशीट्स हैं वो सब अलग से हो रही हैं। और बेटा यही आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। कीप लर्निंग, enjoy learning, stay connected and blessed. Thank you. Have a nice day.